आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एमका और तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के बारे में कि क्या तेजस और एमका को जो आईओसी है ये मिलने वाला है, कहां तक पहुंचा डेवलपमेंट, और पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख ने इन प्रोग्राम को लेकर कैसे कौन कौन से खुलासे किए जो चौंकाने वाले हैं। क्या हम तेजस मार्क 2 को किसी भी कीमत पर स्किप नहीं कर सकते, और बिना तेजस मार्क 2 एमका का भविष्य क्यों नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, अगर हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर ही रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये सबसे सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री हार्डवेयर हैं और दुनिया का हर देश इस समय इनको प्राप्त करना चाहता है। लेकिन अगर हम सही मायने में देखें तो अमेरिका का F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग टू ही एक ट्रू 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, क्योंकि इनमें जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करी गई हैं वो इन्हें एक रियल 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाता है। अगर हम टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इसमें आपको स्टेल्थ से लेकर के डेटा और सेंसर फ्यूजन तक चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो पायलट्स के कार्यभार को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देती हैं, और उनकी जो सर्वाइबिलिटी है और सिचुएशनल अवेयरनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। F-35 की बात करें तो ये फाइटर जेट के इतिहास में बनाया गया सबसे एडवांस फाइटर है, क्योंकि इसमें आपको सबसे एडवांस सेंसर सूट देखने को मिलेगा। इसके अगर हम सेंसर्स की बात करें और इसके अगर हम एडवांसमेंट्स की बात करें तो इसमें आपको एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार, जिसको हम एसा रेडार कहते हैं, वो देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम यानी डैश देखने को मिलता है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम यानी EOTS देखने को मिलता है, और इसमें एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी भी ऐड करी गई है, जो कि एनिमी के रेडार्स को लोकेट कर सकती है, ट्रैक कर सकती है, जाम कर सकती है और उनके अटैक्स को विफल बना सकती है। F-35 का जो स्मार्ट सेंसर फ्यूजन है ये पायलट्स को इनेबल करता है कि ये अपने ऑनबोर्ड सेंसर से जितने भी इंफॉर्मेशन है इन्हें एक सिंगल इंटीग्रेटेड पिक्चर पे क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से बैटलफील्ड में इनकी जो अवेयरनेस है वो काफ़ी इन्हेंस होती है और सर्वाइबिलिटी के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अमेरिका, चाइना और रशिया ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप कर लिया है और वो ऑपरेशनल भी हैं। अमेरिका से हट के बात की जाए तो रूस ने अपने Su-57 फिलन प्रोग्राम को काफ़ी तवज्जो दी है और वो इस समय ऑपरेशनल भी हैं, और चीन ने भी अपना चेंगडू J-20 जो है वो ऑपरेशनल कर रखा है। यानी ऑफिशियली इस समय दुनिया के 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को फील्ड कर रखा है अपने सर्विस में। हालांकि भारत वो अगला देश बन सकता है जिसके पास खुद का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत जल्द होने वाला है। हालांकि भारत इस समय अपना 4.5 जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है तेजस मार्क 1A उसको डिप्लॉय करने वाला है। वहीं एक और 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट जिसको हम तेजस मार्क 2 के नाम से जानते हैं, यह भारत के द्वारा इस समय विकसित किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत का ये जो 5th जनरेशन प्रोग्राम है ये कहाँ पर है, और क्यों अभी भारत इन देशों से पीछे है, और क्यों भारत अभी तक अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम यहाँ पर कह सकते हैं उसको वास्तविकता का रूप नहीं दे सका। क्या हम समय के साथ पीछे होते जा रहे हैं, और कैसे भारत आने वाले भविष्य की जो टेक्नोलॉजी है इसके साथ compete करेगा, और कैसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे, आइए इस पे भी हम एक बार बात कर लेते हैं। दोस्तों, एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि फाइटर जेट को विकसित करना कोई आसान काम नहीं है। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करी जाती हैं, जहां पर किसी भी गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे प्रोग्राम को फेल कर सकती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी छोटी पॉसिबिलिटी जो आगे चल के दिक्कत बना सकती है उसको ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि अगर उसे इग्नोर किया गया तो आगे चल के जो $1 मिलियन फाइटर जेट है वो तो क्रैश हो ही सकता है। इसके अलावा जो हमारे पायलट्स की बेशकीमती जीवन है वो भी वहाँ पर रिस्क पर होता है, और ऐसे में किसी फाइटर जेट को विकसित करने के लिए पहले उसके लिए सिस्टम्स विकसित किए जाते हैं। बाद में फाइटर जेट एक सीरीज ऑफ ट्रायल से गुजरता है, टेस्ट से गुजरता है, और उसके बाद ही उसे ऑपरेशनल किया जाता है। इवन डिप्लॉयमेंट के बाद भी फाइटर एयरक्राफ्ट में लगातार सुधार होते रहते हैं, यानी कि जो ऑपरेटर है उससे जो फीडबैक मिलता है उससे पता चलता है कि क्या कमियां हैं और क्या सुधार हो सकता है, और उसके आधार पे जो फाइटर जेट है उन्हें और ज़्यादा इवॉल्व किया जाता है अपग्रेड के माध्यम से। फाइटर जेट को विकसित करना, उसमें सुधार करना, ये 1-2 वर्षों का कार्य नहीं है, बल्कि इसमें पूरा का पूरा दशक भी लग सकता है। हाँ, इस काम को फास्ट ट्रैक किया जा सकता है अगर देश में सिस्टम्स के टेस्टिंग के लिए ज़रूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपलब्ध हों। यानी आसान शब्दों में बात करें, अगर हमारे पास एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हों तो इन कार्य को थोड़ा कम समय में ज़रूर पूरा किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम अमेरिका और रशिया की बात करें तो इनके पास एक बहुत बेहतरीन इकोसिस्टम है, जहां पर ये फाइटर जेट को डेवलप कर सकते हैं, उनको टेस्ट भी कर सकते हैं और उसके बाद आसानी के साथ ऑपरेशनलाइज भी कर सकते हैं।
और यही कारण है कि इनको जो एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं ये भी काफ़ी बड़ी संख्या में मिलते रहते हैं। वहीं चीन की बात करें तो चीन भी इस समय पूरी कोशिश कर रहा है यूएस और रशिया के बराबर आने की, और माना जा रहा है कि बहुत जल्दी वो इनकी बराबरी में पहुंच भी जाएगा। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत को अभी भी बहुत कुछ यहाँ पर आगे कार्य करना पड़ेगा इन दोनों के साथ कैचअप करने के लिए। गौर करने वाली बात एक ये है कि अगर हम इतिहास पर भी नजर डालें तो भारत के डिफेंस प्रोक्योरमेंट के इतिहास में भी कभी एक ऐसा विजन देखने को नहीं मिला जहां पर आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखा गया हो। हमने हमेशा इंपोर्ट पे ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित रखा और हमने जो आत्मनिर्भरता है उसको प्राप्त करने की कोशिश नहीं करी। भले ही अभी इस समय आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव चल रहा हो और कई सारी चीजें मेक इन इंडिया हो गई हों, लेकिन अभी भी इस प्रोग्राम को मैच्योर होने में तकरीबन 1 दशक का समय लगेगा। और अगर सब कुछ सही से चलता रहा तो आने वाले भविष्य में भारत के पास जो मिलिट्री टेक्नोलॉजीज हैं वो निस्संदेह उपलब्ध होंगी। लेकिन क्या हमारे पास उस समय उतना समय होगा इन टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने के लिए या यूटिलाइज करने के लिए, ये अभी भी सोच का विषय बना हुआ है। आपने अक्सर लोगों को कहते ये सुना होगा कि भारत 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित ना करके 4.5 जनरेशन के तेजस मार्क 2 प्रोग्राम पर ध्यान क्यों दे रहा है, भारत को इसकी जरूरत क्या है, भारत सीधा 5th जन फाइटर पे क्यों नहीं फोकस करता। तो आपको बता दें कि तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट भारत के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि बहुत सारी जो की टेक्नोलॉजीज हैं जो तेजस मार्क 2 में यूज़ की जाएंगी वो सीधा हमें एमका में भी देखने को मिलेंगी। जैसे कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार है ये देखने को मिलेगा, एडवांस सेल प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड देखने को मिलेगा, डेटा और सेंसर फ्यूजन देखने को मिलेगा, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेगा, और इन सब का इस्तेमाल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी किया जाएगा। तो अगर हम पहले एमका प्रोग्राम की बात करें, हमें पहले सही से समझना पड़ेगा भारत के तेजस मार्क 2 के डेवलपमेंट के बारे में और इसकी उपयोगिता के बारे में। अगर हम डिफेंस जर्नलिस्ट अनंत कृष्णन एम सब की बात करें तो उन्होंने हाल ही में कुछ बहुत ही विशेष डिटेल तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के डेवलपमेंट को लेकर के सोशल मीडिया पे शेयर करी है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि तेजस मार्क 2 के स्ट्रक्चर के लिए तकरीबन 9,500 पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से 8,500 जो ड्राइंग है इन्हें मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिलीज कर दिया गया है। और ये एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसका सीधा मतलब ये है कि अब पार्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए निकल चुके हैं और आगे चल के पहली बार हमें मॉडल बेस्ड डेफिनेशन अप्रोच देखने को मिलेगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए एमबीडी का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि वहाँ पर सिर्फ 3D मॉडल्स की ज़रूरत पड़ेगी, 2D पेपर ड्राइंग्स की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस जो अभी देखी गई इस प्रोग्राम में वो है जिग्स और फिक्चर्स का, जो इस समय रेडी किए जा रहे हैं, जहाँ पर विंग, फ्रंट, सेंटर और रियर फ्यूजलाज शामिल हैं। और जितने भी जिग्स और फिक्चर्स हैं ये 2024 अक्टूबर तक रेडी कर लिए जाएंगे, और माना जा रहा है कि इन्हें सीआरआई के द्वारा ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है। और जो विंग असेंबली है ये जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगी। अब अगर हम एयरक्राफ्ट सिस्टम LRUs की बात करें तो इनकी जो अवेलेबिलिटी है ये माना जा रहा है कि जनवरी 2025 से ये अवेलेबल होने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद जो एयरक्राफ्ट का फुल असेंबली और इंटीग्रेशन वर्क है ये दिसंबर 2024 में शुरू होगा और अगले 6 महीनों में ये कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी जून 2025 तक जो रोल आउट है ये माना जा रहा है कि संभव है कि तेजस मार्क 2 का हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तेजस मार्क 2 की रोल आउट के बाद अगर हम पहली उड़ान की बात करें तो उसमें तकरीबन एडिशनल 6 महीने का जो समय है वो लग सकता है। हालांकि इसमें बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो जिम्मेदार हैं। पहली उड़ान के बाद जो एयरक्राफ्ट है वो अलग अलग टेस्ट और ट्रायल से गुजरेगा, मॉडिफिकेशन से गुजरेगा, और जो हमें तेजस मार्क 2 है ये फुली ऑपरेशनल भारतीय वायुसेना की सर्विस में 2030 तक देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत जो इस समय तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में देखने को मिल रही है वो है अमेरिका का दोगला रवैया, जो कि इसके इंजन प्रोग्राम को लेकर के है। इंजन टीओटी को लेकर के अभी कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। लेकिन अगर हम एमका प्रोग्राम की बात करें तो एमका भारत के लिए तेजस मार्क 2 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अपने इस डिस्कशन को अंतिम रूप देते हैं और बात करते हैं एमका के बारे में। प्रश्न जो एमका को लेकर के हमेशा पूछा जाता है कि क्या एमका का डेवलपमेंट तेजस मार्क 2 के बाद देखने को मिलेगा। तो इस पर बात करते हुए पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहा था कि तेजस मार्क 2 और एमका का जो डेवलपमेंट है ये एक साथ चलना चाहिए साइमल्टेनियसली। उन्होंने ये भी कहा कि एमका प्रोग्राम के लिए जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, अलग अलग सिस्टम है, ये डेवलपमेंट के वेरियस स्टेजेस में है, और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बाद ये कैपेबिलिटीज हैं कि वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित कर सकते हैं। पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा था कि भारत का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एमका अगले 10 वर्षों में अपना जो इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस है यानी IOC है उसको प्राप्त कर लेगा, जो कि एक ठीक ठाक समय माना जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा
कि हम भले ही फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में थोड़ा लेट हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में हम ऐसी टेक्नोलॉजीज को विकसित कर रहे हैं जो कि ना सिर्फ फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करी जाएंगी, बल्कि फ्यूचर के जो सिक्स जन फाइटर्स हैं वो भी भारत के लिए काफ़ी कम समय में बनाए जा सकेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं, इनके इंटीग्रेशन पे काम कर रहे हैं, एडवांस सेंसर और डेटा फ्यूजन पे काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट लेवल के इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मैन अनमैन टीमिंग प्रोग्राम है, इसको भी काफ़ी गंभीरता के साथ भारत में लिया जा रहा है और ये फ्यूचर के प्रोग्राम्स के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। ये सभी टेक्नोलॉजीज एमका में इनकॉर्पोरेट करी जाएंगी और आने वाले भविष्य में अपग्रेड के माध्यम से जो सिक्स जन फाइटर्स हैं उनमें भी ये हमें देखने को मिलने वाला है। शुरुआत में ये बताया गया था कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने ऑलरेडी अपना जो सीडीआर है यानी क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है, इसको पूरा कर लिया है अप्रैल 2023 में। और बाद में ये रिपोर्ट सामने आती है कि डीआरडीओ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास फंडिंग अप्रूवल के लिए पहुंचा है। हालांकि आडा की बात हम करें यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की, तो वो एमका के 5 प्रोटोटाइप्स को विकसित करेंगे जो कि फ्लाइट टेस्टिंग से गुजरेंगे, जिसमें से प्रत्येक प्रोटोटाइप की कॉस्ट जो तकरीबन है वो 900 करोड़ होने वाली है। हालांकि जो डेवलपमेंटल कॉस्ट है एमका की या इस पूरे प्रोग्राम की, वो माना जा रहा है कि 15,000 करोड़ रुपए की होगी और इस समय फंड्स का वेट किया जा रहा है। जैसे ही फंड्स अप्रूव कर दिए जाएंगे, आगे का जो डेवलपमेंट है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।